welcome to the session of Arihant Padhaku. I'm your maths mentor Zuha Khanam. Students, आज हम सॉल्व करने वाले हैं सैम्पल नंबर 4 और आपको पता ही है ये सारे सैम्पल पेपर्स हम कहाँ से ले रहे हैं। ये सारे सैम्पल पेपर्स आपके अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है सैम्पल पेपर्स की, मैथमेटिक्स की, वहाँ से ले रहे हैं। 3 पेपर्स हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और उन तीनों की वीडियोज़ जो हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। उनके लिंक्स अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर लें जिन्होंने अभी तक सैम्पल पेपर्स की वीडियोज़ नहीं देखी हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सैम्पल पेपर 4। ओके, सो लेट्स मूव टू द सेक्शन ए बिकॉज ऑलरेडी हम लोग पैटर्न के बारे में बहुत 2-3 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। 3 सेक्शंस हैं, कितने मार्क्स कितने में, वो सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है। 90 मिनट्स एंड 40 मार्क्स का पेपर है। सो इसके बारे में ज़्यादा टाइम इसमें नहीं वेस्ट करेंगे। चलते हैं हम लोग अपने सेक्शन ए पे, जो कि आपका है 16 मार्क्स का एंड आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 16। ओके, बट हम लोग तो सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मैं तो आपको यहाँ प्रैक्टिस कराने के लिए हूँ। सो मैं आपको सारे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर ऑफ प्लैंक्स इफ 3 pieces of timber 42 meter, 49 meter and 63 meter long have to be divided into planks of the same length। क्वेश्चन कह रहा है कितने पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स बनेंगे। प्लैंक्स मतलब होता है जैसे लकड़ियों के पटरे होते हैं आपके, उसको इंग्लिश में प्लैंक बोलेंगे। तो आपको क्या करना है, 3 पीसेस हैं, डायमेंशन 3 टिम्बर्स दिए गए, एक 42 मीटर की टिम्बर है, एक 49, 60, इनके डिफरेंट प्लैंक्स बनाने। इनके पटरे जो है उसके कितने, मतलब आपको पटरे रखने हैं सेम साइज के, लेकिन आपको ये बताना है कि कितने बनेंगे। ठीक है, सो लेंथ क्या होगी प्लैंक की, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो लेंथ देखिए, जब भी क्वेश्चन पूछे लीस्ट के लिए आपको क्या निकालना है, आपको पता होगा लीस्ट के लिए आपको HCF फाइंड आउट करना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे HCF ऑफ 42, 49 एंड 63। ठीक है, अब आपको पता ही है HCF कैसे ना, अपना बेसिक ट्रेडिशनल फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं HCF निकालने का। ठीक है, ये तीनों किसकी टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में आते हैं, 6, 7 एंड 9। क्या कोई और नंबर है जिससे 6, 7, 9 डिवाइड हो? बिल्कुल नहीं है। तो आपका इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 7। ठीक है, यानी कि जो लेंथ होगी प्लैंक की वो क्या होगी, 7 होगी। ठीक, कितनी लेंथ होगी प्लैंक की, यानी कि जो एक पटरा होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, वो होगी 7 मीटर की। ठीक है, मीटर कर लेते हैं क्योंकि सारी डायमेंशंस आपको मीटर की दी गई। अब 42 मीटर जितना टिम्बर है उसके कितने प्लैंक्स बनेंगे, नंबर ऑफ प्लैंक्स भी तो निकालने पड़ेंगे। हमें ये पता चल गया एक प्लैंक 7 मीटर का होना चाहिए। सो 42 मीटर वाले जो टिम्बर है इसमें कितने प्लैंक्स बन के आएंगे, सो निकाल लेते हैं। ठीक है, 42 मीटर के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड कर लीजिए भाई। टोटल 42 मीटर है, इसमें आपको 7 मीटर के पटरे बनाने हैं, तो कितने बन जाएंगे, डिवाइड कर लीजिए, 6 पटरे बनेंगे। ठीक है, 6 प्लैंक्स बनेंगे। उसके बाद 49 मीटर वाले टिम्बर में कितने पटरे बन जाएंगे, अगर 7 मीटर का एक पटरा है तो कितने बन जाएंगे स्टूडेंट, 7 बन जाएंगे, 7 7 49। सिमिलरली 63 मीटर का जो टिम्बर है उसमें आपके कितने पटरे बनेंगे, कितने प्लैंक्स बनेंगे, उसको डिवाइड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 9। सो 6 प्लैंक बनेंगे 42 मीटर वाले टिम्बर से, 7 प्लैंक्स बनेंगे 49 मीटर वाले टिम्बर से एंड आपके 9 प्लैंक्स बनेंगे किसके, 63 मीटर वाले टिम्बर से। तो टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने हो गए, 6 + 7 यानी कि आपका हो गया 13, 13 + 9 कितना हो जाएगा 22। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा था कितने बनेंगे, वो मैंने आपको एडिशनल बता दिया, इसलिए बता दिया क्योंकि सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको उस चैप्टर में करवाया है, चैप्टर नंबर 1, बिकॉज दिस HCF एंड LCM आर पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। सो वहाँ पे मैंने आपको सेम क्वेश्चन करवाया है। उस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कितने नंबर ऑफ, अब देखिए पूछा यहाँ पे भी गया है बट आई थिंक ऑप्शन गलत है, इन्होंने सिर्फ ये दे दिया गया है कि लेंथ ऑफ प्लैंक क्या होगी। तो लेंथ ऑफ प्लैंक तो बिल्कुल आपकी 7 मीटर आएगी, बट क्वेश्चन ने ये भी पूछा कि कितने पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स बन सकते हैं। तो पॉसिबल नंबर ऑफ प्लैंक्स जो बनेंगे आपके वो होंगे कितने, 22। ओके, सो यहाँ पे 6 मीटर जो 7 मीटर जो दिया गया है स्टूडेंट्स, ये आपका लेंथ ऑफ प्लैंक दिया गया, ये नहीं दिया होना चाहिए। आपको टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स निकालने हैं तो ऑप्शन आपका 22 होना चाहिए। ओके, सो ये मे बी कंफ्यूजन है, मिसप्रिंटिंग है, व्हाटएवर। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए 7 मीटर प्लैंक की लेंथ होगी, कितने प्लैंक्स बनेंगे वो आपके 22 बनेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, the value of k such that the polynomial x square minus k plus 4x minus 2k plus 3 has sum of its zeros equal to doubled of their product। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको वैल्यू ऑफ k निकालनी है इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इक्वेशन से। ठीक है, इसके जो सम ऑफ इट्स जीरोज हैं, जो इसके सम ऑफ जीरोज हैं वो इक्वल हैं डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस
बीटा होता है और ये डबल है किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। ये क्वेश्चन कह रहा है ना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा ये कैसे निकालेंगे, ये आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होती है आपकी, एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, नाउ कंपेयर द टू इक्वेशंस व्हेन यू विल डू सो। आपको अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा क्या, देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, k प्लस 4 लिखा हुआ है। सो ये हो गया आपका k प्लस 4 इक्वल टू 2। अल्फा बीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा की जगह लिखा हुआ है आपका माइनस 2k प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 2k प्लस 3। ना इसे सिंप्लीफाई कर लें, k प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 4k प्लस 6। ठीक है, वेरिएबल एक तरफ तो ये हो जाएगा 5k, नंबर्स एक तरफ तो हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू आ गई 2/5 विच इज द रिक्वायर्ड solution. Now the option number C is the right one. Okay. So the next question is the length of the diagonals of the rhombus are 12 centimeter and 8 centimeter. The length of each side of the rhombus. Question पूछ रहा है कि आपका rhombus है एक, ठीक है, जिसके diagonals की length आपको given है। एक diagonal है आपका 12 और दूसरा है 8। ठीक, अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा रोम्बस की प्रॉपर्टी के हिसाब से कि डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। तो 8 वाला किस में डिवाइड हो जाएगा, 4 और 4 में। ठीक है, और 12 वाला किस में डिवाइड हो जाएगा, 6 और 6 में। सो ये वाला जो पोर्शन आपको मिला, ये क्या मिला, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसकी परपेंडिकुलर और बेस आपको पता है। तो अगर परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हाइपोटेन्यूज हम पीजीटी थ्योरम का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16। करेक्ट। सो h यहाँ से क्या आ गया, h यहाँ से आपका आ गया 52। h स्क्वायर है ये, तो h हो जाएगा विद इन अंडर रूट 52। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप 4 अंडर रूट 13 कर सकते हैं, वो 52 ही होता है। 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। 2 अंडर रूट 13 इज द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द रोम्बस। वाई, बिकॉज हाइपोटेन्यूज आपका ये साइड है, ठीक है, और ये रोम्बस का क्या है, ये रोम्बस की लेंथ है। सो 2 अंडर रूट 13 इज द राइट आंसर। Next question 4. A card is accidentally dropped from a pack of 52 playing cards. The probability that it is a red card. Question कह रहा है कार्ड एक्सीडेंटली गिर जाता है 52 प्लेइंग कार्ड्स के पैक से, क्या प्रोबेबिलिटी है जो कार्ड गिरा है वो आपका क्या है, वो आपका रेड कार्ड है। सो स्टूडेंट्स रेड कितने कार्ड होते हैं, रेड आपके पूरे पैक में होते हैं 26। सो फेवरेबल हो गए 26, टोटल है आपके पास 52। आप इसे डिवाइड कर लें, क्या हो जाएगा 1/2। So option number A is the right option. Okay. Next question. The coordinates of the point which is reflection of the point this and x-axis. Question पूछ रहा है क्या कोऑर्डिनेट होंगे जब हम इस कोऑर्डिनेट को रिफ्लेक्ट करते हैं x-axis में। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक्सेस ड्रॉ करिए। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका x निगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके दोनों निगेटिव हो जाते हैं, और फोर्थ यानी कि लास्ट क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो ये कोऑर्डिनेट कैसा है, -3 5 यानी कि माइनस प्लस। ये किस में लाई करेगा, ये इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और इसका रिफ्लेक्शन आपको किस एक्सिस से कराना है, आपको x एक्सिस से कराना है। तो जब आप इसे रिफ्लेक्ट कराएंगे स्टूडेंट्स, तो इस क्वाड्रेंट में आते ही दोनों क्या होने चाहिए, निगेटिव। तो रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, -3 -5, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे याद रखने के लिए आप ये याद कर सकते हैं कि जब हम x एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराते हैं तो y नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, और जब हम y एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराते हैं किसी चीज़ को, ठीक, तो वहाँ पे आपका x क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ओके, अदरवाइज ये ना याद रखने के लिए ये ग्राफ अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो परफेक्ट है, इससे कभी भी आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6. If 4 tan A is equals to 3/4, find the value of the following expression. क्वेश्चन कह रहा है 4 tan A जो है आपका वो किसके बराबर है, 3 के। तो tan A बराबर क्या हो गया स्टूडेंट्स, 3/4, ठीक है। अब 3/4 किसी एंगल वाली वैल्यू में tan के नहीं आते, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज होना है, यहाँ पे आपका फॉर्मूला रेशियो वाला कॉन्सेप्ट यूज होना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, बिकॉज tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब अगर आपको पता है कि ये जो रेशियोज लगते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे लगते हैं, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम भी आप लगा सकते हो। सो जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो वहां से आपको हाइपोटेन्यूज मिल जाएगी, क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 9, बेस स्क्वायर यानी कि 25 जो होगा आपका 25। सो यहाँ से आपको h क्या मिल गया स्टूडेंट्स, यहाँ से h मिल गया 5। करेक्ट।
नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। 4 साइन स्क्वायर ए, साइन ए का क्या हो जाता है रेशियो, बेस अपॉन हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो हाइट है आपकी परपेंडिकुलर यानी कि 3 और हाइपोटेन्यूज है आपका 5, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, करेक्ट। नाउ 2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 4, हाइपोटेन्यूज है 5, से हो जाएगा 4/5 अपॉन, सिमिलरली सेम वैल्यूज रख दीजिए, 3/5 होल स्क्वायर प्लस 3 4/5 whole square. Okay, now next what we have, next we have to simplify. So when we simplify the numerator, we will have, ये आपका हो जाएगा 9/25, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर आपके पास आया 36/25, माइनस ये हो जाएगा 16 to 32/25, करेक्ट। डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा 36/25 प्लस यहाँ पे आपका 16 3 48/25। ओके, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर आ गया आपका 4/25, नीचे आ गया आपका 84/25। 25 से 25 आपका कट गया, 4 से 84 कट जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स, 21 टाइम्स। सो फाइनल ऑप्शन इज, फाइनल आंसर इज 1/21, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 3 runners running around a circular track can complete 1 revolution in 2, 3, 4 hours respectively. They will meet again at the same starting point after. ठीक है, जब भी मीटिंग का क्वेश्चन आए, ये मैंने आपको अर्लियर भी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि जब भी कहीं पे आपको मीट करने का क्वेश्चन आए कि दोबारा ये कब होगा, दोबारा ये 3 सुई कब एक साथ मिलेंगी, दोबारा कब कोई भी मिलेगा, जहाँ पे भी मीटिंग पॉइंट का क्वेश्चन आए वहाँ पे आपको क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, सो एलसीएम निकालते हैं हम। यहाँ पे एलसीएम किसका निकालना है, 2, 3 एंड 4 का। आप क्या देख रहे हो, 2, 3 तो आपके कैसे नंबर्स हो जाएंगे, ये आपके को प्राइम नंबर्स है, इनका एलसीएम इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, यानी कि 6 और 4 का सिर्फ आप एलसीएम निकाल लीजिए। 6 और 4, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3, 2, ये आपका हो गया 3, 1, ये हो गया 3, सो 1,1, एलसीएम आ गया आपका क्या, 12। ठीक है, सो इसका मतलब वो 12 आवर्स बाद दोबारा फिर से मिलेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the diameter of a circle whose area is equal to the areas of 2 circle of radii 12 and 5 centimeter is, क्वेश्चन कह रहा है डायमीटर बताइए उस सर्किल का। ठीक है, हम मान लेते हैं ये जो सर्किल है इसका नाम है A और ये जो 2 सर्किल्स हैं ये क्या है, B1 और B2। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला कि डायमीटर, एरिया ऑफ, एरिया बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है whose area is equal to, so area of A is equals to area of B1 plus B2. I hope it is clear. Now B1 और B2 की रेडियस दी गई है तो उनका हम एरिया बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर यानी कि आपका 12 का स्क्वायर 144 प्लस R2 स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, करेक्ट। और वो किसके बराबर है, वो बराबर है इस ट्रायंगल के जिसके हम रेडियस को एज्यूम कर लेते हैं कि कैपिटल R है, करेक्ट। ना पाई से आपका पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169, फ्रॉम हियर वी गेट आर इज इक्वल्स टू 13। नाउ जो बड़ा सर्किल था, ए वाला सर्किल था, उसका रेडियस है 13 और अगर रेडियस 13 है तो इसकी डायमीटर क्या हो जाएगी, 2 × 13 यानी कि 26 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are this, क्वेश्चन कह रहा है कि उस पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनाइए जिसका जीरो ये है। सो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जिस भी पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनानी है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर हमें पता है तो बहुत इजीली बन सकती है ना। अल्फा और बीटा आपको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, सो जस्ट पुट देम इन द गिवन स्टैंडर्ड इक्वेशन। सो यहाँ आपका हो गया 3/2, ये हो गया आपका 2/3x, यहाँ पे हो गया 3/2, ये हो गया 2/3। तो ये तो आपका पूरा ही कट के क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 6, ऊपर आएगा आपका 9 + 4x + 1, करेक्ट। नाउ x स्क्वायर माइनस 13/6x + 1 इज एनी इक्वेशन सिमिलर टू दिस, यस, ऑप्शन नंबर ए। ओके, so this is the required polynomial equation. Question number 10. If a is equals to 30 degree, then the value of 3 cos a minus 4 cos cube a. क्वेश्चन कह रहा है अगर आपका a 30 डिग्री है स्टूडेंट्स तो क्या वैल्यू होगी 3 cos a और 4 cos cube a की। सो आप रख दीजिए यहाँ पे cos 30 डिग्री हो जाएगा, ये बाहर आपका 3 है मल्टीप्लाई में, 4 cos cube a यानी कि cos cube 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता होगा 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है आपकी √3/2,
सो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका √3/2 का होल क्यूब हो जाएगा। सो ये हो गया 3√3/2, यहाँ पे आप होल क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 3√3/8, करेक्ट। 4 से ये डिविजिबल है। अब आप देखें दोनों ही सेम वैल्यू है तो आंसर क्या आने वाला है, 0। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। क्वेश्चन कह रहा है ट्राइंगल ABC में DE जो है वो पैरेलल है ABC के, वैल्यू x की निकालिए। तो आपको पता है ये पैरेलल है और x की वैल्यू निकालनी है तो कहीं ना कहीं हमें सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है। और सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए पहले आप क्या प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। सो इफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन फर्स्ट वी नीड टू प्रूव। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, ये एंगल आपका कॉमन है एंड लाइंस पैरेलल है तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी से, करेक्ट। सो ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर। अब सिमिलर हो गया तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, BPT लगा सकते हैं, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। सो 2x अपॉन 2x माइनस 3 प्लस 2x, बिकॉज छोटे वाले ट्राइंगल का हम ये साइड लेंगे तो बड़े वाले ट्राइंगल का आपका पूरा AB लेना पड़ेगा, करेक्ट। चलिए पहले यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। So AD is 2x, AB will be 2x minus 3 plus 2x is equal to AE is x plus 2 and AC will be again x plus 2 plus x minus 3, correct? Now simplify it. यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, 2x upon 4x minus 3, यहाँ हो जाएगा आपका x plus 2 upon नीचे हो जाएगा 2x minus 1. Now we will cross multiply the two. So here you will have 4x square minus 2x and here you will have 4x square माइनस प्लस 8x माइनस 3x माइनस 6, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे 4x स्क्वायर से आपका ये 4x स्क्वायर एलिमिनेट हो गया। सो यह आपका बचा माइनस 2x, दिस इज 5x माइनस 6। नाउ टेक द वेरिएबल्स टू वन साइड एंड नंबर्स टू वन साइड। सो ये आपका हो जाएगा माइनस 7x इक्वल्स टू माइनस 6। फाइनल आंसर आपका क्या आया, x इज इक्वल्स टू 6/7। सो द वैल्यू ऑफ x इज 6/7, ऑप्शन नंबर C। Next question, question number 12. In a single throw of die, it should be dice, not die. Dice, the probability of getting a multiple of 2. Question कह रहा है अगर आप डाइस को सिंगल थ्रो करते हो, यानी कि एक ही डाइस है आपके पास, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मल्टीपल्स ऑफ 2 आए। अब एक डाइस में आपको पता है कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 2 के मल्टीपल्स कितने हैं, एक ये है, 4 है और 6 है, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 3 हो गए। टोटल कितने आउटकम्स है, 6, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आएगा 1/2। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द पॉइंट PK0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इन द रेशियो दिस, देन द वैल्यू ऑफ K। सो आपको पता है यहाँ पे हमारा लग जाएगा सेक्शन फॉर्मूला, बिकॉज सब कुछ आपको दिया है, आपको सिर्फ K की वैल्यू निकालनी है। ये एक लाइन है AB जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -2 -7 एंड 4, ठीक है। अब P पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है जिसको कोऑर्डिनेट है K0, और कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। सो जस्ट अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला याद है तो बस वैसे ही निकाल लीजिए। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, K0 यानी कि P जो होगा वो किसके कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, वो हो जाता है आपका M1x2, यानी कि 1 मल्टीप्लाई -7 होगा -7 प्लस M2x1, 2 × 2 4, नीचे आपका क्या हो जाएगा M1 + M2 यानी कि 1 + 2, करेक्ट। इसी तरीके से M1y2 4, M2y1 यानी कि -4 अपॉन 1 + 2, करेक्ट। सो यहाँ आप कोऑर्डिनेट्स को क्या कर लें, इक्वल कर लें, कंपेयर कर लें, तो K आपको क्या मिल जाएगा, -3/3, बिकॉज x ये है और K x का कोऑर्डिनेट होगा। सो K हो जाएगा आपका -3/3। इसे और सिंप्लीफाई कर ले तो K आ गया आपका -1। सो ऑप्शन नंबर D इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/125, ठीक है। पूछ रहा है क्वेश्चन इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ठीक। अब यहाँ पे आप ये मत करिएगा कि आप इसको डिवाइड करने बैठ जाएं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि कितने डिजिट्स बाद ये डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाएगा। उतने डिजिट्स जो भी आंसर होंगे उसको हम टिक करेंगे, ठीक है। अब ये पता करने के लिए कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कितने डिजिट बाद रुकेगा, इसको आपको क्या करना होता है, आपको डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ता है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने पड़ते हैं। तो अगर 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें 5 की पावर 3 आएगा। जो हाईएस्ट पावर होती है उतने ही डिजिट बाद डेसिमल टर्मिनेट होता है, यानी कि 3 पावर है तो 3 डिजिट बाद डेसिमल टर्मिनेट होगा, जो कि किस में है, सिर्फ बी ऑप्शन में।
सो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन हो जाए. इफ़ यू वांट टू चेक, आप डिवाइड करके चेक कर लें, या आपके पास मोबाइल होगा, कैलकुलेटर होगा, आप उससे चेक कर लें. यही ऑप्शन आपका राइट है. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सम ऑफ जीरोज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 16. सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे, बिकॉज तभी आप सम कर सकते हो. उनका जीरो पहले पता होना चाहिए. सो आपको पता है कभी भी किसी इक्वेशन के जीरोज निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को किसके बराबर रख देते हैं, जीरो के बराबर रख देते हैं. सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक्स स्क्वायर माइनस 16 को हम 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं. करेक्ट. अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं. क्या, ए प्लस बी और दूसरी ए माइनस बी. ठीक. अब यहाँ से अगर आप अलग अलग वैल्यूज निकालें तो एक एक्स की वैल्यू आएगी 4 और दूसरी वैल्यू आएगी -4. क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ जीरोज निकालिए, यानी कि अल्फा, एक ये अल्फा हो गया, इसको हम बीटा मान लेते हैं. सो अल्फा प्लस बीटा निकालना है आपको. क्या हो जाएगा, 4 प्लस -4, दैट इज 4 - 4, यानी कि आंसर आएगा 0, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज. क्वेश्चन पूछा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालिए. तो ये डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन है. तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं. डिस्टेंस फार्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. सो जस्ट पुट द वैल्यूज. ठीक है. x2 माइनस x1, x2 क्या है आपका 0, माइनस आपका ये क्या हो जाएगा, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा. ठीक है. ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट क्लोज, प्लस y2 क्या है आपका a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा माइनस y2 यानी कि 0 होल स्क्वायर. ठीक है. अब हम स्क्वायर रूट के अंदर वाले पोर्शन को सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे. सो ये 0 माइनस करने पे माइनस ही आएगा, और माइनस का होल स्क्वायर पॉजिटिव आंसर देगा. तो ये हो गया आपका a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर. ओके. यहाँ पे आपका क्या हो गया, a कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर. करेक्ट. अब इसे और सिंप्लीफाई कर लें. ब्रैकेट को ओपन करिए, ब्रैकेट ओपन करने यानी कि आइडेंटिटी यूज़ करनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा. ओके. प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, यहाँ लग जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर. सो a स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी ये आपका कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा. अब आप यहाँ से देख रहे हो कि ये दोनों अपोजिट साइन के साथ हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. नाउ कॉमन हमें कुछ मिल रहा है. क्या कॉमन मिल रहा है, ए स्क्वायर वाला को कॉमन ले लेते हैं. तो ए स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट में आपका बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है. सिमिलरली इसी तरीके से बी वाला भी कॉमन मिल सकता है. तो बी स्क्वायर कॉमन लिया तो आपको ब्रैकेट में बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. अब यहाँ से आपको याद आ रही होगी एक आइडेंटिटी जो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. सो डी आपको यहाँ से क्या मिला, अंडर रूट ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 ए स्क्वायर ही होगा, प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 बी स्क्वायर ही होगा. ठीक है. सो यहाँ से डी आपको क्या मिल गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर सी. ओके. Next question 17. If x tan 30 cos 30 is equals to sin 60 cot 60, then find the value of x. So just हमें क्या लर्न होनी चाहिए, टेबल लर्न होनी चाहिए और वैल्यू पुट करनी है. tan 30 की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1/√3. cos 30 की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2. ठीक है. ये आपका 1 है. ठीक. देन साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √3/2. कॉट 60 यानी कि tan 60 होता है आपका √3, तो कॉट 60 हो जाएगा 1/√3. ओके. सो ये √3 कैंसिल आउट, ये √3 कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 2 कैंसिल आउट हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई 1, ऑप्शन नंबर ए. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 18. इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC. ओके. सो दिस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू AQP. इट इज गिवन टू यू. Now if the dimensions are given, AB is equals to 6 and BC is equals to 8, PQ is equals to 4 centimeter, then find the dimension of AQ. You have to find the dimension of AQ. Now the triangles are similar, so we can use here basic proportionality theorem, which says that corresponding sides of the ratio of the corresponding sides are equal. So AB upon AQ will be equal to BC upon PQ. Okay, according to BPT. Now write down the given dimensions of AB. AB is equals to 6 and AQ is equals to, it is not known to you. So you write down AQ here. Then BC is 8 centimeter and PQ is 4 centimeter.
Now we will simplify. This will be 2. Now 2 will divide 6 how many times? 3 times. So here we have AQ is equals to 3 centimeter. That is option number C. Next question 19. A bag contains 24 balls of which X are red, 2X are white and 3X are blue. Within a bag there are 3 colored balls. One is red and another color is white and another color is blue. Okay. Now the number of balls are given to you. A ball is selected at random. What is the probability that the drawn ball is white or blue? क्वेश्चन पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल हम इस बैग से निकाल रहे हैं या तो वो व्हाइट होगी या तो वो ब्लू होगी. ओके. सो व्हाइट और ब्लू बॉल्स कितनी है आपके पास? 2x है. ओके. व्हाइट बॉल्स 3x है, ब्लू बॉल्स. सो टोटल 5x बॉल्स में से हमें निकालना है कोई भी, क्योंकि इन्हीं में से कोई भी निकल आई तो वो या तो ब्लू होगी या व्हाइट होगी. करेक्ट. सो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास हो गए 5x. टोटल आउटकम्स कितने हो गए? टोटल आउटकम्स हो गए आपके पास कितनी बॉल्स हैं बैग में. ठीक है. अब आपके पास बॉल्स कितनी है बैग में? आपके पास टोटल बॉल्स हो गए. अगर हम इनको मिला लें, ठीक है, इतनी ही तो बॉल्स हैं आपके पास बैग में. तो 3x प्लस 2x प्लस x कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? 6x हो जाएंगे. ठीक. सो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 5/6. ये एक वे है इस क्वेश्चन को करने का. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट मेथड. Now I am going to explain you the second method also to solve this. Now it is given that a ball alternate method इसको कह लीजिए आप, कि हम आपको दूसरा भी मेथड बता देते हैं, alternate one. So बैग में 24 बॉल्स हैं जो कि किस कलर्ड में है? रेड, वाइट और ब्लू. ठीक है. आपको दिया गया है कि रेड की x बॉल्स है, वाइट की 2x बॉल्स है, ब्लू की 3x बॉल्स है. So 24 is equals to the sum of these 3 balls. Correct. Now what we have? 24 is equals to 3, 2, 5, 6x. So here we have that x is equals to 4. So इसका मतलब 4 रेड बॉल्स हैं, 8 वाइट बॉल्स हैं और आपके पास ये 4, 3 ज़ा 12 ब्लू बॉल्स हैं. ठीक है. अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ब्लू और वाइट ही आनी चाहिए. तो ब्लू और वाइट मिला के कितनी बॉल्स हो गई? 20. सो 20 फेवरेबल आउटकम हो गया. और टोटल कितनी बॉल्स है? 24. इसको डिवाइड कर लेंगे 4 से, ये आ जाएगा 5/6. सेम आंसर आएगा. ठीक है. सो दोनों ही तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ये आपका होगा x नॉट 5. ओके. Next question, or sorry, here option number C is the right option. Next question 20. If P is a point on y-axis whose ordinate is 3 and Q is a point -5/2, then the distance between PQ. अब P एक point है y-axis पे. अगर y-axis पे कोई point है तो इसका मतलब उसका x क्या होगा? जाहिर है 0 होगा. और ऑर्डिनेट दिया गया 3. ऑर्डिनेट किसे कहते हैं? अगर आपको याद है, एब्सिसा को हम लोग x कहते हैं, ऑर्डिनेट को हम लोग y कहते हैं. तो यहाँ से आपको p का कोऑर्डिनेट क्या मिला स्टूडेंट्स? की x y एक्सिस पे है तो x तो 0 होगा, ऑर्डिनेट है 3, यानी कि p का कोऑर्डिनेट हो गया 0, 3. सो PQ की डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए. क्या होता है? अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. करेक्ट. नाउ फर्दर सॉल्व कर लें. ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 1. सो विद इन स्क्वायर रूट यू हैव 26, विच इज द ऑप्शन नंबर A. करेक्ट. नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन है. हमने सेक्शन A कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड सेक्शन B. दिस इज ऑल्सो ऑफ 16 मार्क्स and in this you have to attempt only 16 questions out of 20. Okay, but since we are practicing over here, so we will solve all the questions. So the first question of section B, the decimal expansion of 13/8. क्वेश्चन कह रहा है 13/8 का डेसिमल एक्सपांशन करिए. ठीक है. आपको पता है मैंने अभी इसका एक ही सिमिलर क्वेश्चन ही फर्स्ट पार्ट में करवाया है, तो सेम वैसे ही करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हो जाएगा 2/3. कितनी पावर हाईएस्ट है? 3 पावर हाईएस्ट है. तो जिस भी आंसर में 3 के बाद डिजिट लग रही है, डेसिमल टर्मिनेट हो रहा है 3 डिजिट पे, वही आपका ऑप्शन होगा. सो इसमें हो रहा है. ठीक है. इसमें हो रहा है. ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते. अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब 2 ऑप्शंस हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फाइनली पूरा डिवाइड करके देखना पड़ेगा. ना रिमेंबर द लास्ट क्वेश्चन जो हमने सेक्शन ए में सॉल्व किया, वहाँ 2 ऑप्शंस नहीं आ रहे थे, वहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा था. तो वहाँ पे हमने बस डायरेक्ट टिक कर दिया, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज 3 ही आ ही सकता है, 2 या 4 नहीं आ सकते. बट यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपके पास आ गए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको चेक भी करना पड़ेगा. ओके. सो आप क्या करेंगे? 8 को डिवाइड करिए 13 से. 8 को डिवाइड करने पे 13 से, अब 8 को डिवाइड करना 13 से, ये एक मेथड है और इसके भी 2 मेथड है. तो अल्टरनेट मेथड क्या होगा? आपको पता होगा कि 8 को 120 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि नीचे और ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर हम 125 से मल्टीप्लाई कर दें,
तो आपका डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 के मल्टीपल्स में। और इस तरीके से डेसिमल का आंसर फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है ना। मल्टीप्लाई 13 बाई 125, सो यू विल हैव 13 5 65, 6 कैरी, 13 2 26 प्लस 6 32, 3 कैरी, 13 1 3, 3 कैरी आपका 16 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 1.625। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज नॉट। ओके, सो ये एक मेथड है। अदरवाइज बेसिक मेथड तो आप जानते ही हैं कि आप लेके पॉइंट लगा के डिवाइड करिए तो भी यही आंसर आना है। करेक्ट। Next question 22. If HCF of the two numbers are this and this, इनका HCF 9 है तो आप कैलकुलेट करिए LCM क्या होगा। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए दैट द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स, यानी कि ए बी का LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा वो ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। सो LCM आपको फाइंड आउट करना है। HCF आपको 9 दिया हुआ है, ए दिया है 306, बी दिया है 657। डिवाइड कर लीजिए, किसी से डिवाइड हो सकता है, 9 7 63, 9 3 27। सो LCM यहाँ पे हो गया आपका 306 मल्टीप्लाई 73। अब आपको इसको पूरा सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यूनिट डिजिट देखें तो वो 8 आनी है और वो सभी में आ रही है। ओके, सो सभी में आ रही है तो फिर तो हमें पूरा ही निकालना पड़ेगा। सो जस्ट मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 9 18, ये हो जाएगा आपका 42 7 3 21। सो 8 3 3 2 2 2 2 3 3 8, विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23. If x is equals to r sin theta cos phi, y is equals to r sin theta sin phi and z is equals to r cos theta, then the value, then आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब ऐसा करने के लिए आप क्या करिए, आप सबसे पहले सारे ऑप्शंस में आपको अलग अलग वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। ठीक, चलिए फर्स्ट ऑप्शन में वोट करते हैं। तो ये होगा एक्स का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 थीटा, कॉस स्क्वायर 5 प्लस वाई का स्क्वायर, वाई की वैल्यू रख दीजिए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 5, ओके, इज प्लस जेड स्क्वायर, जेड का हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब हमें चेक करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर 5 आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, इसे कॉमन ले लेते हैं। जैसे आप कॉमन लेंगे तो अंदर बचा आपका कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, ओके, इज इक्वल्स टू आर, सॉरी नॉट इज इक्वल्स टू, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हम अभी LHS सॉल्व करें, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, ये आपकी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू 1, करेक्ट। सो ये आपका हो गया आर स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अगेन what we can see that r square is common, so take the r square outside, in then bracket you will have sin square theta plus cos square theta, again it comes an identity which is equals to 1, so r square multiply 1 r square, so ये बराबर है आपके किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन ही आपकी सेटिस्फाई कर गई, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 24. टू नंबर्स a and b are selected successively without replacement in that order from integers 1 to 10. The probability that a by b is an integer. क्वेश्चन कह रहा है 1 से 10 में लेकर आपको नंबर सेलेक्ट करने हैं a और b, ठीक है, सच दैट कि a और b का जो आंसर आए डिवाइड करने पे वो एक इंटीजर हो। अब इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव, लेकिन 1 to 10 कैसे हैं, सारे पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, सो आपको ऐसे a और b का सिलेक्शन करना है और वो a और b आपसे 1 से 10 के बीच के ही होने चाहिए। ठीक है, और सक्सेसिवली यानी कि एक के बाद एक आप सेलेक्ट कर सकते हो, रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी को रिप्लेस नहीं करेंगे। अगर हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट 1 से, ठीक है, अगर आप 1 से स्टार्ट करिए, ठीक है, सो 1 आपका 2 से डिवाइड होने पे भी 1 के बाद दूसरा नंबर आपका क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, सो 2/1 क्या होगा, एक इंटीजर आया। सिमिलरली 3/1 क्या होगा, एक इंटीजर आया 3। ठीक है, ना 1/1 नहीं ले सकते बिकॉज आपको पता है a बाई बी लेना है, a बाई ए नहीं ले सकते। 1/1 क्या हो जाएगा, अगर a 1 है तो b भी फिर 1 हो गया तो वो b कहाँ रहा, वो a रहा, तो a बाई ए नहीं ले सकते, b बाई बी नहीं ले सकते, a और b डिफरेंट होने चाहिए, दैट इज वाई मैंने 1/1 नहीं लिया। ठीक, अब उसके बाद आपका 4/1 होगा, 4, 5/1 भी इंटीजर आएगा, 6/1 भी इंटीजर आएगा, 7/1 भी आपका इंटीजर आएगा, 8/1 भी इंटीजर आया, 9/1 भी आपका इंटीजर आया। ठीक है, और 10/1 भी आपका इंटीजर आया। ठीक है, जो आपकी कंडीशन थी वो पूरी फुलफिल हो रही है जब हम डिनोमिनेटर में 1 रख रहे हैं।
जब आप 2 पे आ जाओ, 1 से 10 के बीच में लेने तो सारे डिनोमिनेटर अभी हम 1 लेके चल रहे हैं, अब हम डिनोमिनेटर 2 ले लेते हैं, ठीक। सो अगर डिनोमिनेटर हमने 2 ले लिया, ठीक है, तो ऊपर 1 रखने पे तो ये इंटीजर होगा नहीं, 2 ले लेंगे तो सेम ले नहीं सकते, 3 रखने पे भी ये इंटीजर आंसर नहीं देगा, 4 रखने पे इंटीजर आंसर देगा क्या, 2, ठीक है। दूसरा 5 रखने पे इंटीजर आंसर नहीं देगा, 6 रखने पे देगा क्या, 3, 7 रखने पे इंटीजर आंसर नहीं देगा, 8 रखने पे देगा क्या, 4 इंटीजर, ठीक है। सिमिलरली 9 पे नहीं देगा, 10 पे देगा क्या, 5। अब हम क्या करें, डिनोमिनेटर 3 ले लेते हैं, 1 से 10 के बीच के लेने हैं तो अब हमने डिनोमिनेटर 3 ले लिया। सो 1 पे तो नहीं देगा, 2 पे नहीं देगा, 3 ले नहीं सकते, सेम है, 4 पे नहीं देगा, 5 पे नहीं देगा, 6 पे देगा 2, ठीक है, 2 इज एन इंटीजर। आगे बढ़े तो 3 से कौन डिवाइड हो सकता है, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 हो सकता है, 10 नहीं होगा, ठीक है, उसके आगे जाना नहीं है तो 3 मिला। अब हम डिनोमिनेटर कौन सा ले लें, अब हम डिनोमिनेटर ले लें 4। सो 1 2 3 4 ले नहीं सकते 4 में, 5 नहीं ले सकते, 6 भी डिविजिबल नहीं है, 7 डिविजिबल नहीं है, सिर्फ एक नंबर डिविजिबल है 8, तो आ गया आपका आंसर इंटीजर 2। अब हम आ जाते हैं 5 पे, 5 पे कोई नंबर ले सकते हैं, सिर्फ 10 ले सकते हैं, ठीक है। 6 पे आ जाए तो 6 की टेबल में 6 ले नहीं सकते जो कि डिविजिबल है क्योंकि सेम हो जाएगा, 12 हो नहीं सकता बिकॉज वो बड़ा हो जाएगा 10 से। इसी तरीके से 7 में 7 नहीं ले सकते, दूसरा मल्टीपल 14 होता है जो हो नहीं सकता, तो 7 के बाद आपके कोई नहीं आते, ठीक है, यानी कि 5 के बाद आपका कोई नहीं आता। तो कितने केसेस बने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फेवरेबल केस बने स्टूडेंट आपके पास 17, ठीक है। अब हमें क्या पता होना चाहिए कि नीचे कितने, डिनोमिनेटर में आपको टोटल केसेस रखने होते हैं, टोटल कितने बनेंगे। देखिए जब हमने 1 रखा तो 1 सबसे हो रहा था, लेकिन सिर्फ 1 बाई 1 नहीं ले सकते थे बिकॉज सेम नहीं हो सकता, तो कितने बने, 9, ठीक है। इसी तरीके से जब हम 2 डिनोमिनेटर रखते तो इसमें भी 9 बनते क्योंकि 2 बाई 2 नहीं ले सकते थे, 3 में भी 9 बनेंगे क्योंकि 3 बाई 3 नहीं ले सकते, 4 में भी 9 बनेंगे बिकॉज 4 बाई 4 नहीं ले सकते। तो अगर सब में 9 बन रहे हैं और हमें लेना कहाँ तक है, 10 तक, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 9 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 17 बाय 90 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, अगर नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके थोड़ा बैक करें, फिर से इसको देखें, समझें, उसके बाद अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, the center of circle is this, if the circle passes through the point this and has a diameter 10 under root 2 units, then the value of a। अब इसके लिए सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए कि एक सर्किल है जिसके सेंटर आपको दिया गया है 2a-7, ठीक है। अब ये जो सर्किल है ये कोई पॉइंट है, पॉइंट सर्किल पे ही होगा तभी तो उससे पास करेगा, तो ये आपका 1 - 9 पॉइंट है जिससे सर्किल पास हो रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है डायमीटर की लेंथ दी गई है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ तक रेडियस हो जाएगा, इसी को हम अगर इधर तक एक्सटेंड कर दें यानी कि यहाँ तक, ओके, यहाँ तक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर, और इस पूरी डायमीटर की लेंथ आपको क्या दी गई है, 10√2, ठीक है। तो पहले तो हम इस 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है, 2 पॉइंट यानी कि O और P। सो OP आपका हो क्या रेडियस ही तो होगा, ठीक है। सो हम पहले रेडियस की डिस्टेंस निकालें जिसे हम OP से डिनोट कर रहे हैं, ओके, P, करेक्ट। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लिए, x2 - x1 यानी कि 2a - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि a - 7 प्लस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम क्या कर दें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें अगर हो सकता है तो ये हो जाएगा आपका, इसका ब्रैकेट ओपन करिए, 4a² + 1 माइनस 4a, दूसरा वाला ब्रैकेट ये हो जाएगा आपका a + 2, करेक्ट, इसको ओपन करिए, a² + 4 + 4a, ओके। ना 4a से 4a तो आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये आपका बचा 5a² और दूसरा आपका बचा 5 विदिन अंडर रूट। अब ये आपकी क्या आ रही है स्टूडेंट्स, आर आ रही है, आर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड तो ये 2r क्या बन गया, 2 डायमीटर बन गया, ठीक है। अब डायमीटर आपको गिवन है क्या, 10√2 = 2√5a² + 5। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड कर देंगे स्क्वायरिंग, ठीक है। जब हम ऐसा करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 100 × 2, ये हो जाएगा 4 और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो बचा आपका 5a² + 5। यहाँ आपका क्या हो गया 200, ठीक है, और 200 भी हो गया और +4 इधर ले आते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आपका बचा 5a² + 5। अब ये 5 भी देखिए आपका कॉमन ही है, इधर दोनों में आ रहा है, ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिए 50
अगेन अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 5 यहाँ आ जाएगा और यहाँ आपका बचेगा खाली ए स्क्वायर प्लस 1. तो ये क्या हो गया 10. नाउ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस 1, सॉरी नॉट क्वाड्रेटिक, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10 इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0. अब हम इस ए स्क्वायर माइनस 9 को ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं. यहाँ हम लगा सकते हैं अपनी आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक बार a प्लस 3, दूसरा a माइनस 3 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से आपके दो आंसर आ जाते हैं क्या, a इज इक्वल्स टू एक आएगा 3, दूसरा आएगा माइनस 3. सो प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 26. इन द गिवन फिगर PB इज पैरेलल टू CF. PB जो है आपका ये CF के पैरेलल है, ठीक है, और DP जो है ये आपका EF के पैरेलल है. ठीक, तो ये क्या बन रहा है, देखिए ये ऐसे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल. ठीक है. क्वेश्चन कह रहा है आप ये निकालें AD अपॉन DE की क्या डायमेंशन होगी. दिया किसकी है, AB अपॉन BC की डायमेंशन दी गई. सो स्टूडेंट्स लास्ट सैम्पल पेपर 3 में हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था जो सेम इसी तरीके का था और उसमें हमने ये प्रूव किया था दैट रेशियो ऑफ AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ AD अपॉन DE. सो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ हम यहाँ पे करने जा रहे हैं. AB आपको कितना दिया है 2, BC अगर आप निकालेंगे तो आपको 8 से 2 माइनस करना पड़ेगा एंड दिस विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ AD बाई DE. और AD बाई DE देखिए आपको पूछा है, तो ये आपका सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये आपको सॉल्व करने पे आ जाएगा 2/6. ठीक है. फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो हो गया 1/3. इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन है. ओके. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये मैम ने कैसे डायरेक्ट लिख दिया तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट कि आप सैम्पल पेपर 3 ज़रूर देखें और समझें कि ये कहाँ से आया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 27. द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस वेयर x इज अ पॉजिटिव इंटीजर. क्वेश्चन बोल रहा है आपको इन तीनों के एलसीएम लेना है. सो स्टूडेंट्स आपको पता होगा जब हम एलसीएम लेते हैं तो हम हमेशा कॉमन नंबर्स में हाईएस्ट पावर लेते हैं और जो नंबर्स कॉमन नहीं है उन्हें भी साथ में लेते हैं. ये एलसीएम के केस में होता है, एचसीएफ में ऐसा नहीं होता. यहाँ आपको एलसीएम निकालना है. तीनों टर्म में देखिए 3, 4, 5 ऐसे हैं जो अकेले हैं तो इन्हें साथ में लेंगे. देन आ जाते हैं कॉमन नंबर्स पे. तो x कॉमन है इन दो में तो हमें कौन सी पावर लेनी है, हाईएस्ट मैंने बताया अभी. देन y कॉमन है इन दोनों में, हाईएस्ट पावर है y की पावर 2. देन z कॉमन है इन दोनों में, लास्ट 2 में z की पावर है 2. अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 60 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड एलसीएम. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन 28. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 and 100 विच इज डिविजिबल बाय 1 in itself only. ना क्वेश्चन ये 1 in itself किसकी डेफिनेशन है, ये आपके प्राइम नंबर की डेफिनेशन है. प्राइम नंबर ही ऐसे नंबर होते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, 1 से 100 के बीच के सारे प्राइम नंबर्स. ठीक है. प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100. ओके. सो आपको सारे प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, देन आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उन्हें काउंट करके. सो 1 से 100 के बीच के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आपके ये हैं. ठीक है. सो प्राइम नंबर्स क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन. ये आपके सारे 1 से 100 के बीच के हैं. अगर हम इन्हें काउंट करें तो टोटल कितने हैं देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ओके. सो 25 आपके पास फेवरेबल आउटकम्स है. टोटल 25. डिनोमिनेटर में आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रखने होते हैं. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, क्वेश्चन कह रहा है बिटवीन 1 and 100. तो ना आप 1 लेंगे ना आप 100 लेंगे. बिटवीन कितने नंबर्स हो गए, 98. ओके. सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बिकॉज कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनके बीच में. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a and 1/2 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन a इज. क्वेश्चन कह रहा है a और आपको दिए गए हैं, 2 जीरोज दिए गए हैं तो इसको अल्फा मान लेते हैं. ये आपका हो जाएगा बीटा. अल्फा बीटा गिवन है आपको, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है तो यहाँ से a की वैल्यू निकालिए. अब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करा दें अपनी जनरल इक्वेशन से जो कि होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या मिले, 8 मिले ना. आपको अल्फा दिया गया है a, बीटा दिया गया है 1/2. ओके. सो 1/2 इज इक्वल्स टू 8. नाउ a इज इक्वल्स टू 16. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन 30. Sin square 30 minus 3 sin theta plus 2 upon cos square 30 is equals to 1. Then you have to find out the value of theta. Okay. So इक्वेशन आपको दी गई है. आप क्या करिए, cos square थीटा को राइट साइड लेके चले जाएं. ठीक. ये हो जाएगा +2 is equals to cos square थीटा. ओके.
नाउ कॉस स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन थीटा में। क्यों? क्योंकि अगर आपकी इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक बनानी है तो वो एक ही वेरिएबल में होनी चाहिए। सो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हो जाएगी, कहाँ से आई? आइडेंटिटी याद होगी आपको, उसी से आई है। अब आप इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर मूव करा दें और 1 को भी इधर लेके चले आए, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा। 2 माइनस 1 हो जाएगा आपका +1 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। अब आप यहाँ पे क्या करें, आपको ऐसे दो पेयर्स बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आता हो, प्लस माइनस करने पे 3। तो ऐसा 2 और 1 ही होता है खाली। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा +1 इक्वल्स टू 0। ना यहाँ से आप 2 साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा आपका साइन थीटा -1। यहाँ से भी -1 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचा साइन थीटा -1 इक्वल्स टू 0। ना साइन थीटा -1 दोनों में आ रहा है, इसे आप बाहर ले लीजिए कॉमन। बचा आपका नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 साइन थीटा -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका पहले ब्रैकेट को जब आप कंपेयर कराएंगे 0 से तो आपको साइन थीटा क्या मिलेगा? साइन थीटा मिलेगा 1। और ये कब होता है स्टूडेंट्स? ये होता है आपका 90 डिग्री पे, यानी थीटा आपको यहाँ से मिला 90 डिग्री। दूसरे वाले ब्रैकेट को अगर हम कंपेयर कराएंगे तो 2 साइन थीटा -1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको साइन थीटा क्या मिला? 1/2। और ये कब होता है स्टूडेंट्स? ये होता है आपका किस डिग्री पे? ये होता है आपका 30 डिग्री पे। ओके, सो थीटा की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है 90, एक आ रही है 30। सो 90 आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, 31. If in two triangles, triangle ABC and triangle XYZ, such that this is the relation between them, then what you can say about the two triangles? क्या ये सिमिलर होंगे? सो आपको पता है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर बराबर है तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो क्या बता रहा है यहाँ पे, कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड्स किसके बराबर है ये आपको देखना पड़ेगा ताकि आप सही ऑप्शन पे टिक कर सको। देखिए, ए बी का रेशियो वाई से लिया गया है, तो अगर वाई जेड से ये ए बी है तो वाई जेड ऐसा होना चाहिए। बी सी का रेशियो एक्स जेड से लिया गया है, तो अगर ये बी सी है तो एक्स जेड ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग, ये वाली इसके करस्पॉन्डिंग। देन आपका बचा लास्ट सी ए इज इक्वल्स टू एक्स वाई, यानी कि ये वाली इसके करस्पॉन्डिंग। करेक्ट। सो अब आपको नेमिंग करनी है कि अगर आपने ट्रायंगल ए बी सी बोला तो आप इसे कैसे बोलेंगे? वाई जेड एक्स। करेक्ट। सो ट्रायंगल ए बी सी इज वाई जेड एक्स, तो ये नहीं है। यहाँ पे सी बी ए बोला, देखिए ए बी सी वाले सबसे पहले चेक कर लेते हैं, सी बी ए डिफरेंट हो जाएगा। सो ए बी सी वाई जेड एक्स है, नहीं है। ए बी सी वाई जेड एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, तो सी सही नहीं होगा। ओके, सो 31st का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32. इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 40/n देन द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। क्वेश्चन कह रहा है tan थीटा की वैल्यू 30/n है, 40/n है, तो कोसेक थीटा क्या होगा? अब tan थीटा किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? tan थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस के। और आप जानते हैं कि ये रेशियो जो होते हैं ये किस में लगते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ हम पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप पहले हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लीजिए, क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 1600, बेस स्क्वायर यानी कि 81। तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर इक्वल्स टू 1681। एच यहाँ से क्या आ गया? सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी आपने स्क्वायर रूट ले लिया। सो एच इज इक्वल्स टू 1681। अब आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए। चलिए लॉन्ग डिविजन मेथड जो आपका स्क्वायर रूट वाला होता है उससे निकालते हैं। ठीक है, क्या करना होता है? हमें पेयर्स बनाने होते हैं, देन हमें परफेक्ट स्क्वायर लेना है। तो ये हो जाएगा 4460। ओके, यहाँ कुछ नहीं बचा, ये आपका 81, यहाँ आपको ऐड करना होता है। सो 1 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 81, यानी कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये 41। तो हाइपोटेन्यूज 41 आ गई। अब आपको कोसेक थीटा निकालना है। ठीक, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है 41, परपेंडिकुलर है 40। ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 33. The ratio in which the line segment joining the points is divided by x axis. अब कोई x axis डिवाइड कर रही है तो उसका y जाहिर है क्या हो जाएगा? 0.
सो x और 0 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपको रेशियो निकालना है तो x 0 वो पॉइंट होगा जहाँ पे वो डिवाइड कर रही होगी लाइन को, जहाँ पे वो दोनों आपके मीट करेंगे। देखिए ऐसे, देखिए अगर ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये कोई लाइन है, ठीक, x एक्सिस इस लाइन को डिवाइड कर रही है जिसका आपको डायमेंशन दिया है 1 -3 और ये दिया है 4 5, ठीक है। अब ये वो पॉइंट है x 0 जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में कर रहा है ये नहीं पता, तो रेशियो मान लेते हैं k/1, ओके। हमेशा आपको पता है k/1 या कहीं कहीं लैम्डा भी ले लिया जाता है, तो आप कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं जो कि नहीं होना चाहिए पहले से, ठीक है। सो अब ये आपका हो गया। यहाँ आप सेक्शन फॉर्मूला लगा दें, क्या होता है सेक्शन, नॉट स्क्वायर रूट, सेक्शन फॉर्मूला लगा दें। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, m1 x2 यानी कि आपका k x2 से मल्टीप्लाई यानी 4 से 4k प्लस x2 m2 x1 यानी कि 1 × 1 अपॉन k+1, नीचे ऐड हो जाते हैं m1 m2। इसी तरीके से y का m1 y2 यानी कि 5k -3 अपॉन k+1, ठीक है। अब यहाँ देखिए दो वेरिएबल्स हो जाएंगे तो इससे तो कुछ नहीं निकलना, लेकिन यहाँ 0 है तो y के कोऑर्डिनेट्स को अगर हम इक्वेट कर दें तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। सो 0 = 5k -3 अपॉन k+1, इधर ले जाएंगे पूरा 0 हो जाएगा। 5k - 3 = 0, okay. So from here we have k = 3/5. So which option? Option number A is the right option. Next question 34. The sum and product of the zeros of quadratic polynomial are this, ठीक है। कह रहा है, पहला तो कह दिया उसने कि सम क्या है -1/4 है और प्रोडक्ट क्या है 1/4 है, ठीक। अब बताएं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इनमें से कौन सी है। तो आपको इसकी जनरल इक्वेशन पता ही है, क्या होती है, x² - α + βx + α β। बस हम क्या करेंगे, वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। पुट कर दीजिए x² - α + β -1/4, तो वो आते ही क्या हो जाएगा +1/4x, ठीक है। उसके बाद ये आपका है 1/4, ओके। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। आपको पता है कि आप किसी भी एक्सप्रेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 4 से। जब करेंगे तो ये 4x² हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये 1। ऐसी कोई इक्वेशन अवेलेबल है, फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि यही आपकी करेक्ट इक्वेशन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 35. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो इवेंट नहीं, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। आपको क्या पता है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू, it can be equal to 1, it can be less than 1, it cannot be greater than 1, and in the same way it cannot be less than 0. it can be greater, it can be equal, but cannot less than 0. नेगेटिव नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। बस इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें इसका आंसर देना है। 2/5 इट इज लेस देन 1, ओके। -1/2 नेगेटिव है, बिल्कुल नहीं हो सकती। 0.1 ऑफ कोर्स ये लेस देन 1 है आपकी, ये भी हो सकती है। 0.8, ठीक है, ये भी आपकी हो सकती है। सो ये तीनों आपकी हो सकती है, लेस देन 1 है, ये भी लेस देन 1 है, ये भी, ये नहीं हो सकती। और क्वेश्चन ने पूछा क्या नहीं हो सकता, सो एक ऑप्शन के हिसाब से ये आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। कह रहे एक वर्टिकल पोल है, इसकी लेंथ है 6 मीटर, इसकी शैडो बन रही है ग्राउंड पे कितने मीटर की, 4 मीटर की। अब देखिए शैडो बनेगी तो 90 डिग्री बनाएगी बिकॉज पोल वर्टिकल है। एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, ठीक है। और उसी टाइम पे जो एक टावर है, ठीक है, मान लीजिए टावर इससे दूर है, ठीक, इसकी जो शैडो बन रही है, टावर की हमें हाइट नहीं पता, मान लेते हैं हाइट h है। ये जो शैडो बना रहा है, ठीक है, ये कैसी बना रहा है, ये बना रहा है 28 मीटर की शैडो, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 28 मीटर है। बताइए क्या होगी टावर की हाइट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल का शेप दे देते हैं, ओके। ये आपका क्या था, ये आपका था पोल, ठीक। अब ये बेस एंगल हो जाता है, इसको कोई भी बेस एंगल दे दिया मैंने, थीटा, करेक्ट है। अब ये भी 90 डिग्री होगा बिकॉज वर्टिकल है, ठीक। अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी का यूज, ठीक है। 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है। ये परपेंडिकुलर बेस किस एंगल में आता है, ये tan थीटा में आता है। तो tan थीटा
इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो tan थीटा, अगर हम सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, 6/4, करेक्ट. तो ये हो गया आपका 3/2. अब tan थीटा 3/2 आया, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1. हमजा, ओके. अब हम चलते हैं अपने बड़े वाले ट्रायंगल पे. यहाँ पे भी भाई थीटा तो सेम ही रहेगा ना, एंगल तो चेंज हो नहीं जाएगा. यहाँ से भी tan थीटा निकाल लेते हैं. परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है h, बेस क्या है पूरा 28, ठीक है. अब आप इस tan थीटा का यूज़ यहाँ पे करिए. क्या है 3/2 इज इक्वल्स टू h/28. सो ये हो जाएगा 14 से डिविजिबल, ठीक है, सॉरी 2 से डिविजिबल 14 टाइम्स. सो यहाँ से h आपका क्या आ गया 42 मीटर. ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट. आई होप क्वेश्चन समझ में आया. नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करके बैक करिए, पहले फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, देन आगे बढ़िए. क्वेश्चन 37. इन द गिवन फिगर टू लाइन सेगमेंट्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P सच दैट PA, PB, PC, PD इन सबकी डायमेंशंस आपको गिवन है. एक एंगल गिवन है 50 डिग्री, दूसरा एंगल CDP गिवन है 30 डिग्री. क्वेश्चन पूछ रहा है इस PBA एंगल को निकालिए, इस एंगल को फाइंड आउट करना है. ओके, ना क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगर ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है तो आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से ये भी 50 हो गया ना. इफ दिस इज 50, ओके, सो दिस एंगल विल बी हाउ मेनी डिग्रीज, इट विल बी ऑफ 100, बिकॉज किसी भी एंगल ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होता है 180. सो 50 + 30 80 है, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा. ओके, अब ये तीन एंगल्स आपको पता है और आपको कुछ डायमेंशंस दी गई हैं, ठीक है. अब बोला गया है कि ये एंगल, देखिए और कोई प्रॉपर्टी यहाँ नहीं लग रही, लेकिन अगर ये दोनों ट्रायंगल किसी तरीके से सिमिलर हो जाते हैं, सो आपके ट्रायंगल की सिमिलरिटी के बेसिस पे जो एंगल इसमें है वही एंगल इसमें होंगे. तो हो सकता है या ये 100 हो जाए या 30 हो जाए. ओके, या तो 100 हो जाए या 30 हो जाए. ठीक, 100 कब होगा, ठीक है, 100 तब होगा जब एंगल C आपका एंगल B के करस्पॉन्डिंग हो, यानी कि सिमिलरिटी के बेसिस पे एंगल B और एंगल C करस्पॉन्डिंग हो. और 130 कब होगा जब एंगल D और एंगल B. तो ये तो हमें तभी पता चलेगा कि ट्रायंगल किसका किससे सिमिलर है, यानी कि यही दो ट्रायंगल लेकिन किस मैनर में सिमिलर है. APB आपका PDC से सिमिलर है, या PAB वो आपका PCD से सिमिलर है, या PDC आपका PAB से सिमिलर है. ये इस पे डिपेंड करता है. ओके, चलिए देखिए, पहले आपको कुछ डायमेंशंस दी गई हैं. हम ये चेक करेंगे कि किस डायमेंशन का, अगर इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगती है. थ्योरम क्या होती है, थ्योरम ये है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स, ये इनका रेशियो बराबर होगा. ये बेसिक प्रोपोर्शन अगर ये लग जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि फिर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. ठीक है, तो चलिए हम पहले इनका रेशियो निकालते हैं और चेक करते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहाँ वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही है. ओके, सो हम रेशियो निकालने जा रहे हैं AP/PB इज इक्वल्स टू PD/PC का. ओके, डायमेंशन सारी आपको गिवन है. AP क्या है 6, PB क्या है 3, PD क्या है 5, PC क्या है 2.5. ठीक है, अगर हम इन्हें डिवाइड करें, ये है 2, ये है 2, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है. ऐसा होने पे हम क्या कह सकते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो थी वो वेरीफाई कर गई. ओके, जस्ट अ सेकेंड, वेरीफाइड. ठीक है, अगर ये वेरीफाई कर गई तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, लेकिन किस मैनर में. ठीक है, तो APB आपका सिमिलर हो गया PDC इस मैनर में. ठीक है, बिकॉज इनके रेशियो बराबर आए. तो APB इज सिमिलर टू APB इज सिमिलर टू PDC. ठीक है, सो D का B से बराबर हो रहा है. तो अगर D जो है आपका, ये है 30 डिग्री, ये है 100 डिग्री, दिस इज 50 डिग्री. नाउ APB इज सिमिलर टू PDC. सो इसका मतलब कि ये जो APB ट्रायंगल है, ये 100 आपका क्या हो जाएगा, ये x के बराबर हो गया, और ये आपका 30 किसके बराबर हो गया, A के बराबर हो गया. ओके, बिकॉज हमने ये प्रूफ कर लिया कि ट्रायंगल सिमिलर है, और सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है, तो इस साइड का करस्पॉन्डिंग रेशियो इस वाली साइड से बराबर था. ओके, सो इसकी ये साइड इसके बराबर हो गई, इसकी ये साइड नहीं, एंगल, इसका ये एंगल इसके बराबर हो गया, इसका ये एंगल इसके बराबर हो गया, बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड में हमने इसका इसके साथ लिया हुआ था, तो इनके एंगल बराबर हुए. इसका रेशियो इसके साथ लिया था, तो इनका एंगल बराबर हो गया.
सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। आई होप क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इसे 2-3 बार देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, बिकॉज इस क्वेश्चन की अगर डिफ़िकल्टी लेवल की मैं बात करूँ तो इट्स डिफ़िकल्ट, मॉडरेट नहीं है, ठीक है। सो आप इसे अच्छे से समझिए, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5√11 माइनस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, रैशनल और अनडिफाइंड। क्वेश्चन कह रहा है कैसा नंबर है। देखिए, डिफरेंस ऑफ इर्रेशनल नंबर विल बी इर्रेशनल, ये दोनों क्या है, इर्रेशनल है, इनका डिफरेंस भी इर्रेशनल होगा, और इर्रेशनल को किसी रैशनल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वो क्या होगा, इर्रेशनल। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, 5 years hence the age of a man shall be 3 times the age of his son। 5 साल बाद जो मैन है उसकी एज हो जाएगी वो 3 टाइम्स हो जाएगी सन की। तो अब प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं कि मैन की प्रेजेंट एज m है, सन की प्रेजेंट एज s है। 5 साल बाद, तो 5 साल में मैन भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, सन भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। 5 साल बाद दोनों की एज कैसी हो जाएगी, जो मैन की एज होगी वो 3 टाइम्स होगी सन की एज होगी। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आगे क्या दिया है, 5 साल पहले द एज ऑफ द मैन वॉज 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो प्रेजेंट एजेस इनकी क्या थी, m और s। 5 साल पहले की बात करें तो 5 साल छोटे में मैन भी 5 साल छोटा होगा, सन भी 5 साल छोटा ही होगा, ठीक है। सो 5 साल पहले क्या थी कि जो मैन की एज थी वो 7 टाइम्स थी सन की एज। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या करना है, आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके प्रेजेंट एज ऑफ मैन निकालनी है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लें। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, m माइनस 3s प्लस 5 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा m माइनस 3s माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली m माइनस 5 माइनस 7s और ये हो जाएगा आपका प्लस 35 इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलिए इधर कर लें। m माइनस 3s माइनस 10 इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन से हमें मिला m माइनस 7s प्लस 30 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने वाले कौन से मेथड से, एलिमिनेशन वाले से। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को नीचे वाली माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाए, सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। अब ये आपका कट गया, यहाँ आपका क्या बचा, यहाँ आपका बचा 4s, ये आपका बचा माइनस 40 इक्वल्स टू 0। सो s क्या हो गया 40/4, यानी कि आंसर आ गया 10। अगर s आपका 10 है यानी कि सन प्रेजेंट में 10 ईयर्स का है तो मैन की एज आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं। चलिए सेकेंड वाले में ही रख लेते हैं। तो m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7, 10 माइनस 5, ये हो गया यहाँ से आपका 35 प्लस 5, यानी कि मैन की जो प्रेजेंट एज है वो है 40 ईयर्स। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 स्टूडेंट्स, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई के ट्वाइस है, ठीक है। तो अगर वाई का कोऑर्डिनेट है ए तो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ट्वाइस ऑफ ए, ठीक। ये पी का कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट आपका यहाँ से मिल रहा है, कह रहा है पी जो है वो इक्वी डिस्टेंस है क्यू और आर से, ठीक है। चलिए ये है क्यू जिसका कोऑर्डिनेट है 1 माइनस 3, ठीक है, और ये है r जिसका कोऑर्डिनेट है -3 0। p पॉइंट है जो दोनों तरफ से बराबर है और p का कोऑर्डिनेट क्या है 2a, ठीक। ये इधर से भी बराबर है, इधर से भी बराबर है, तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब कि जो pq की डिस्टेंस हो गई वो pr की डिस्टेंस के बराबर होगी, करेक्ट। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे दोनों साइड, ओके। दोनों साइड लगाइए p और q, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0a माइनस 3 हो जाएगा a प्लस 3 का होल स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट पी आर की बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -3 माइनस 2a का होल स्क्वायर और 0 माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें आप, इधर भी स्क्वायरिंग कर दें, इधर भी स्क्वायरिंग कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर a प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा -3 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस a का होल स्क्वायर, ओके ना। इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे, आपकी जो भी आइडेंटिटी से ये खुलेगा, तो ये हो गया आपका 4a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4a, ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6a, ये हो गया आपका 9 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 12a
ये हो गया आपका लास्ट में प्लस ए स्क्वायर। ओके, सो ए स्क्वायर 4a स्क्वायर इधर भी है, काट दीजिए। इधर आपका क्या बचा, इधर आपका 12a है, यहाँ आपका सॉल्व करिए 10 प्लस 2a, यहाँ आपका है 9 प्लस 12a। ठीक है, वेरिएबल एक तरफ ले जाए, नंबर एक तरफ, हो जाएगा 10a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से a आ गया आपका 1/10। ठीक है, सो अगर a 1/10 है, यहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/10 कॉमा 1/10। सो ये आपका कोऑर्डिनेट क्या आया 1/5 और 1/10। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। लास्ट वी हैव सेक्शन सी, जो आपका 8 मार्क्स का है। इसमें आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 10 में। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट केस स्टडी आपकी क्या है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इज अ वेरी पॉपुलर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स स्टेडियम एट मुंबई। इट हैज a capacity to seat 60,000 people. The stadium is conducting the annual sports competition soon. The curator of the stadium is asked to figure out the dimensions for carving out some areas allotted for a hockey court and a shooting range. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ये एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है मुंबई में, मेजर ध्यानचंद इसका नाम है। यहाँ पे 60,000 पीपल बैठ सकते हैं। यहाँ पे जल्द ही एक एनुअल स्पोर्ट्स होने वाला है। सो जो क्यूरेटर है उसे बोला गया कि वो डायमेंशन ले ले, कि यहाँ पे उसको हॉकी कोर्ट और शूटिंग रेंज बनाने के लिए डायमेंशन लेना है। ठीक है, कुछ आपको इस तरीके से फिगर में दिखाया गया है। ये आपका हॉकी कोर्ट बनना है, ये शूटिंग रेंज है। गिवन डेटा में ये बताया गया है कि ये जो है ये सेंटर से आपके दोनों मिल रहे हैं। एक एज जो है ट्रायंगल और स्क्वायर का, ये स्क्वायर शेप है, ये ट्रायंगल शेप है। ओके, सो इनका जो एज है वो सेंटर पे मिल रहा है। ठीक, रेडियस आपके स्टेडियम की बताई गई है क्या है 180 मीटर। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको क्या देना है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इज व्हाट इज द एरिया अलॉटेड टू शूटिंग रेंज। क्वेश्चन कह रहा है ये जो शूटिंग रेंज है इसके लिए कितना एरिया अलॉटेड है। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, जब भी सेंटर पे आपका कोई एंगल सबटेंड होता है, सर्किल की प्रॉपर्टी है कि जब सेंटर पे आपका कोई एंगल सबटेंड होता है और बाकी 2 पॉइंट्स उस एंगल के आपके ट्राइंगल के आपके सर्किल पे हो, तो ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, ये 90 डिग्री का बनता है। ओके, सो ये कैसा हो गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये आपकी क्या है, ये ट्राइंगल की साइड रेडियस ही तो है सर्किल की। सो ये आपकी गिवन है 180 मीटर, इधर से भी आपकी ये 180 मीटर गिवन है। ठीक है, सो आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और बेस दोनों पता है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया हो जाएगा हाफ बेस यानी 180, हाइट यानी 180 से आप मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 90। यहाँ से आपका क्या आया 72, 7 कैरी 9 7 16, 16200 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, व्हाट इज द एरिया अलॉटेड टू हॉकी कोर्ट। हॉकी कोर्ट को कितना एरिया मिला। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इस हॉकी कोर्ट में डायगोनल ड्रॉ कर दें तो वो सर्किल की रेडियस के बराबर है। ठीक है, सो डायगोनल रेडियस के बराबर है। डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 है, रेडियस है आपकी 180। ठीक है, सो यहाँ से हमें ए क्या मिल गया, यानी कि साइड ऑफ द ट्रायंगल मिल गई, साइड ऑफ द ट्रायंगल मिल गई स्क्वायर मिल गई 180 अपॉन √2, यानी कि इसकी जो साइड है स्क्वायर की वो है 180/√2। अब इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है, सो ए स्क्वायर मतलब 180 अपॉन √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 18 का स्क्वायर होता है 324, 100 अपॉन 2। इसको आप डिवाइड कर लें, ये हो जाएगा 16, 162, 100, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। Next question 43. If the team of the curators managing the stadium likes to allot space for some more sports, how much area is available to them? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कुछ स्पेस बची है और उसमें कुछ और स्पोर्ट्स अरेंज करना चाहते हैं तो कितनी स्पेस बची है। देखिए आपके पास शूटिंग और हॉकी के एरिया को छोड़ के बाकी सारी स्पेस बची है किसी भी स्पोर्ट्स को देने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करें, इस सर्किल के एरिया से हॉकी और स्पोर्ट्स के एरिया को माइनस कर दे सम करके। ठीक है, हॉकी और स्पोर्ट्स का एरिया हम 41 और 42 में निकाल चुके हैं, उनको सम कर लेते हैं और उसको सर्किल के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या आंसर आएगा, देखिए हॉकी का आपका सर्किल का एरिया हो गया πr², हॉकी कोर्ट का एरिया आया था ये और शूटिंग रेंज का एरिया आया था ये, तो दोनों को हमने क्या किया, सर्किल के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 69336 इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, next question 44. If the boundaries of the hockey court and shooting range are to be fenced, then what is the required length of the fence? क्वेश्चन कह रहा है अगर इसकी और इसकी शूटिंग रेंज और हॉकी कोर्ट को फेंस करना है, तो फेंसिंग हमेशा बाउंड्री पे होती है और बाउंड्री के लिए आपको पेरीमीटर निकालना पड़ता है। तो आपको पहले बाउंड्री के लिए तीनों साइड्स तो पता होनी चाहिए। देखिए ये तो हमें पता है 180 है, ये हमें पता है 180 है, और अभी हम निकाल चुके हैं लास्ट पार्ट में कि ये क्या है आपका 90 √2 आया था। ठीक है, कि ए क्या है 90 √2।
ये था 180/√2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि आप इसको √2 और √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसलिए 90/√2। ठीक, तो इसकी सारी साइड्स तो आपको पता है, लेकिन क्या इसकी थर्ड साइड हमें पता है? नहीं पता। लेकिन हमें क्या पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल था, तो राइट एंगल ट्रायंगल था तो पीजीटी लग सकती है। जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपकी ये जो हाइपोटेन्यूज वाला साइड है ये आएगा 180/√2। सो तीनों साइड्स इसकी पता है, इसको सम कर लेंगे। चारों साइड्स इसकी पता है, इसको सम कर लेंगे। इतना ही लेंथ आपको रिक्वायर्ड है फेंसिंग के लिए। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। सो मैंने आपको बताया कि 180/√2 है, तो पेरीमीटर ऑफ शूटिंग निकाला हमने, तीनों साइड्स ऐड कर दी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाला, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया साइड से, ये आपका रिक्वायर्ड लेंथ आ गई जिसमें हम फेंसिंग करेंगे। सो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज 6 पर मीटर, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग? कह रहा है कि अगर आपने लेंथ निकाल ली है और हर मीटर को कॉस्ट, फेंस करने की कॉस्ट 6 रुपये है, तो टोटल कितनी कॉस्ट होगी? तो आपको पता है क्या आंसर आया था आपका? 182 प्लस √3। ठीक है, 3/√2, सॉरी नॉट 2, √3, ये हो जाएगा आपका 3/√2। तो आपको ये पर मीटर, 1 मीटर अगर 6 रुपये है तो इतना कितना हो जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका हो जाएगा 1080/2 प्लस 3/√2 मीटर। ओके, सॉरी रुपीज़ नॉट मीटर, कॉस्ट है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, next case is study 2. A tour company provides taxi to their customers for traveling and the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge of distance covered. क्वेश्चन कह रहा है कुछ आपके जो चार्जेस है वो फिक्स्ड हैं और कुछ चार्जेस डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर डिस्टेंस 10 किलोमीटर है तो चार्ज 165 देना पड़ेगा, और अगर जर्नी 18 किलोमीटर है तो चार्ज 277 रुपीज़ हो सकता है। ठीक, अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिक्स चार्जेस और चार्जेस पर किलोमीटर निकाल लो। ठीक है, सो क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा फिक्स चार्ज हम मान लेते हैं x है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है? y है। ठीक है, सो आपको कंडीशन क्या गिवन है कि अगर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है तो चार्ज कितना पे करना होगा? 165, यानी कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ये किलोमीटर वाली है, चार्ज पर किलोमीटर। सो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा? x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 165। ये पहली इक्वेशन हो गई। भाई x अगर फिक्स डिस्टेंस है, उसके बाद अगर आप 10 किलोमीटर चल रहे हो तो ये 10y से मल्टीप्लाई इतना रुपये देना पड़ेगा। दूसरा कह रहे हैं अगर जर्नी 18 किलोमीटर है तो चार्ज आपका इतना हो, यानी कि x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 277। इन्हीं दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। ये आपकी पहली इक्वेशन थी, ये आपकी दूसरी इक्वेशन थी। आपने इनको क्या किया, यहाँ पे हमने इस्तेमाल कर रहे हैं सब्सटीट्यूशन, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाल ली है। ठीक, अब इस x की वैल्यू को हमने उठा के सेकेंड इक्वेशन में रख दिया इसमें। जब ऐसा किया तो आपको देखिए y क्या मिला? 14। y आपको 14 मिल गया, आप इनमें या इनमें किसी में भी रख दो, आपको x क्या मिल जाएगा? 25। यानी कि जो फिक्स चार्ज थे वो 25 रुपीज़ है और चार्ज पर किलोमीटर कितने रुपीज़ है? 14। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिक्स चार्ज 25, चार्ज पर किलोमीटर 14 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। क्वेश्चन कह रहा है टैक्सी का क्या चार्ज होगा अगर 25 किलोमीटर। सो चार्ज अगर 25 किलोमीटर के निकाले तो हो जाएगा x प्लस 25y। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 25, y की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 14। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 25 14 5 से कितना होता है? 14 5 होता है 70, 7 कैरी 14 2 28 प्लस 7 350। ये आपका हो जाएगा 375 रुपीज़। ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेशियो निकालने पड़ेंगे x और y और कांस्टेंट के कोफिशिएंट के। तो सबसे पहले हम y निकालते हैं। x के कोफिशिएंट की बात करें तो हो जाएगा -3, 9/2, 2 ऊपर चला जाएगा। देन इसी तरह y का निकाल लें, ये हो जाएगा 4/-6। देन इसी तरह कांस्टेंट का निकाल लें, देखिए 5 इधर है, इधर आने पे -5 हो जाएगा, तो -5/15/2, 2 ऊपर चला जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2/3, ये भी हो जाएगा आपका 2/3। तो हमने क्या देखा कि सारे कोफिशिएंट्स आपस में बराबर हैं। ठीक है, और ऐसा कब होता है? ऐसा सिर्फ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 49, वैल्यू ऑफ k निकालिए अगर ये दोनों इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो इनफाइनाइटली मेनी है। अभी हमने देखा इनफाइनाइटली में तीनों के रेशियोज बराबर होते हैं, वही कर लीजिए। क्या हो जाएगा? 2/k-1 इज इक्वल्स टू 3/k+2 इज इक्वल्स टू 7/3k। ये आपको क्वेश्चन बोल रहा है। अब आप क्या करें, आप इनको सॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं फर्स्ट और लास्ट वाला एक साथ।
ठीक, जब आप फर्स्ट और लास्ट एक साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 6k इज इक्वल टू 7k माइनस 7। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिला, माइनस k इज इक्वल टू माइनस 7। सो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई आपकी 7। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपके केस स्टडी 2 पे बेस्ड। इस ग्राफ से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए जो कि 2 लाइन से बन रहा हो और वाई एक्सिस से बन रहा हो। तो वाई एक्सिस ये है, दोनों लाइंस ये है, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ये इसकी बात कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, P और ये आपका कोऑर्डिनेट Q है और ओरिजिन, ये ट्रायंगल PQO के एरिया की बात कर रहा है। अब आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट करना होता है। ठीक, अब हमें बेस पता है क्या, कि देखिए ये बेस हो जाएगी, हाइट हम ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, ये आपकी हाइट हो गई। ठीक, अगर ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस हो गया, तो बेस ओरिजिन से लेके यहाँ तक है, यानी कि कितनी डिस्टेंस है, 5। हाइट की बात करें तो हम इसको एक्स एक्सिस से देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट्स है, तो ये हो जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4, यानी कि आपका एरिया आ गया 10 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थे आपके आज के सैम्पल पेपर के 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन समझ में आए होंगे, बट स्टिल अगर आपको किसी सोल्यूशन में प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और प्रैक्टिस करते रहें, बिकॉज प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। अगर आप सिर्फ देखेंगे कि हाँ मैम ने ऐसा कर दिया तो इससे सिर्फ मेरा कैलकुलेशन फास्ट हो रहा है, इससे आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो रहा है। आपका कैलकुलेशन तभी फास्ट होगा जब आप इसे खुद लगाएंगे मेरे साथ साथ। तो जिन्होंने बुक्स परचेज़ नहीं की है वो बुक्स परचेज़ कर ले, बिकॉज वीडियो आप कितनी देर तक देखते रहेंगे, लेकिन अगर बुक होगी तो आप उसमें सोल्यूशन लगा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, कुछ नहीं समय वीडियो से भी हेल्प ले सकते हैं। कभी आपसे नहीं लगा आप वीडियो से हेल्प ले लो कि मैंने कैसे समझाया। ठीक है, सो बुक परचेज़ करना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको नोट्स पे ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। मान लीजिए अभी आपको कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं इसे मैं लिख लूँ, बाद में देखना पड़ेगा, सो इसके लिए आप खुद टाइम लगाओगे, इससे बेहतर है आप बुक परचेज कर लो जब आपको पता ही है कि ये सारे सैम्पल पेपर्स अरिहंत की बुक में अवेलेबल हैं। ओके, सो इफ़ यू आर एबल टू परचेज प्लीज़ परचेज इट, एंड आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सो वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन दैट इज़ फॉर सैम्पल पेपर 5। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।